हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स एकेडमी। और आज हम लोग फिर से इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, नया चैप्टर शुरू करने के लिए जिसका नाम है एटम, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ 2021 से लेके 2025 तक के कुछ पेपर्स को एनालाइज किया है। उसमें मैंने ये देखा कि डुअल नेचर और न्यूक्लियाई और एटम में, तीनों में मैंने सबसे ज़्यादा देखा मार्क्स जो आते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस आते हैं 50% गाइस। तो कोशिश ये करिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के सारे न्यूमेरिकल और सारा जो ये आपका कंटेंट है वो पूरा खत्म करके जाएं आप। ठीक है, सेकंड चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये भी एनालाइज किया है कि 39.4% जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो आपके लेमडा यानी कि वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनसे सबसे ज्यादा फॉर्मूले या क्वेश्चंस वगैरह जो टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। इन दोनों को आप जरूर करके जाएं, कंपलसरी है। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। मैंने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं तुम लोगों के लिए एटम के बारे में, और इस बार 20 फरवरी को जो पेपर है उसमें इन क्वेश्चंस में ही आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप प्लीज़ इनको करके जाएं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट की लगभग वीडियो रहेगी, तो आप लगभग इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे वापस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट। इनरमोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है सबसे अंदर वाली ऑर्बिट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं उसको। उसका हमें हाइड्रोजन एटम के लिए उसका रेडियस दे रखा है आपको 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ n बराबर 2 एंड n बराबर 3 के लिए निकालना है आपको। नॉर्मल फॉर्मुला होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक फॉर्मुला होता है Rn इक्वल टू R1n², या आप ये भी पढ़ा सकते हैं Rn इक्वल टू होता है R0n²। R0 की वैल्यू 52.9 10⁻⁻11 मीटर भी होती है, और आप ये भी नहीं लगाना चाहते हैं तो 0.529 और 0.53 और एंगस्ट्रॉम में रहता है ये R0 की वैल्यू होती है। ठीक है, और n² होता है, यहाँ पर z की वैल्यू 1 हो गई है क्योंकि आपने हाइड्रोजन एटम को यूज किया है। तो Rn का फॉर्मूला हो गया। अब आप n की वैल्यू 2 के लिए निकाल रहे हो तो 2 पुट कर दो। देखो यहाँ पे 2 पुट किया। R1 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो मैंने आपको बता दी, वो रखती हमने। n² की वैल्यू 2² हो गई। वैसे जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे 21.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर लगभग आ गया आंसर। ठीक है, अब ये तो है R2 की वैल्यू आगे निकल गई। ठीक है, R1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन थी, या R0 भी बोल सकते हैं इसको आप, आपकी मर्जी है आप क्या बोलना चाहते हैं। नाउ R3 की जो वैल्यू निकालेंगे सेम करके निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने R0 की वैल्यू पुट कर दी, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास आंसर आएगा 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर। आ गया समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द n बराबर 5 टू n बराबर 3, यानी कि आपने पता होगा 1 होती है, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारे पास और एनर्जी लेवल्स होती हैं। अब 5वीं एनर्जी लेवल से सीधे ड्रॉप हो गए, मान लीजिए 3rd में आ रहा है वो। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेटेड, तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी क्रिएट होंगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा स्पेक्ट्रल लाइंस का, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर जो n2 होगा वो हमेशा वही ऑर्बिट होगी जो सबसे ऊपर होगी। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू 5 हो जाएगी और n1 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 5 माइनस 3 प्लस 1 बटे 2, आंसर इज 3। 3 स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5 हो गई, तो ये 5th वाली हो गई। 5th वाली से सीधे 3rd में आ सकता है वो, या फिर वो 5th वाली से सीधे आपको इसमें आएगा, सॉरी इसमें आएगा। ठीक है, फिर यहां से आ सकता है, या फिर इससे पहले इसमें आएगा। तो आपको 3 लगभग स्पेक्ट्रल लाइन्स क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाइड्रोजन एटम जो है इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब ए फोटोन विच एक्साइट n बराबर 5 लेवल द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज। तो आपको उसकी वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, तो गाइज हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, अपने इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है उसकी। एब्जॉर्ब ए फोटोन को एब्जॉर्ब करता है विच एक्साइट टू द n बराबर 5 लेवल में चला जाता है, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज। तो उसकी वेवलेंथ बतानी है आपको कितनी होगी। ठीक है, तो गैस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, एब्जॉर्ब ए फोटोन मतलब हाइड्रोजन के जो इनिशियल ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है फोटोन से एनर्जी को। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो n बराबर 1 के लिए जाता है सीधे, फिर n बराबर 5 में एक्साइट करता है वो। ओके, तो यहाँ पर आपको निकालनी है वेवलेंथ लेमडा, किसकी, फोटोन की। तो उसका फॉर्मुला होता है 1 लेमडा बराबर R² 1/n² माइनस 1/n2। ये दिया था बॉमर फॉर्मुला बोलते हैं इसको। ठीक है, बॉमर सीरीज वाले में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे ना, z की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 1 लेमडा बराबर R 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, एक बात याद रखना, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ी संख्या होती है ना वो हमेशा पीछे की तरफ रखी जाएगी, और छोटी संख्या जो होगी वो आगे की तरफ रखी जाएगी, जिससे आपका आंसर पॉजिटिव आए। और लेमडा कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई लेमडा आपका पॉजिटिव आना चाहिए।
ओके, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इतना से हिस्सा आपके पास आएगा 24/25, ठीक है। तो 1/λ बराबर आ गया r, 24/25 आ गया। यहाँ पे r की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो इसको थोड़ा उल्टा कर लीजिए तो डायरेक्ट लैम्डा निकाल लेंगे। तो लैम्डा बराबर 25/24 1/r हो जाएगा। तो 1/r की वैल्यू डायरेक्ट लगाएंगे 91.1 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो नैनोमीटर में हम आंसर दे देंगे इसका। तो हमारा सॉल्व होने के बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में 95 nm आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, 13 है ये 13, ठीक है, EB इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, ये 2 साल लगातार आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखी है आपको। सबसे शुरुआत जो होती है उसकी -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब जो इनरमोस्ट एनर्जी लेवल होती है उसकी एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब उसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, कितना होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया आपकी जो एनर्जी लेवल है वो अगली वाली है उससे, यानी कि सेकंड होगी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट दे रखा है आपको, E1 की वैल्यू हो गई या E0 भी कह सकते हैं इसको, व्हाटएवर। फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है साहब ये E2 बराबर होता है -13.6 Z²/n², आपने पढ़ा हुआ, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्लास 11 में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट होती है। अब इसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। सेकंड ऑर्बिट के लिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जेड का मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी के ट्वाइस के बराबर होता है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट, एनर्जी लेवल ऑफ ABC ऑफ एन एटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी EA EB EC। 3 एटम हो गए आपके पास, सॉरी एक एटम के 3 एनर्जी लेवल हैं आपके पास A B C, और उसकी एनर्जी लेवल का आपको क्रम दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है EA EB EC, ठीक है। λ1 λ2 λ3 इनके वेवलेंथ्स हैं ऑफ द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन C to B, B to A और C to A रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द λ1 λ2 λ3 इज, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 3 एनर्जी लेवल है ना, ठीक है, A B C, ओके, और आपको ये ऑर्डर भी दे रखा है। सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल EC का है तो वो सबसे टॉप पे बैठा होगा, ओके, कोई बात नहीं है। अगर हम बात करें आपसे एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/λ, ये हमने ये भी 11वीं क्लास में पढ़ा है, E बराबर Hc/λ होता है। अगर मैं बात करूं पहले की, ठीक है, तो Hc/λ की अगर वन की बात करूं मैं तो देखिए EC माइनस EA, EC जो टॉप पे है, ABC है 3 एनर्जी लेवल। अगर आप EC माइनस EB की बात करते हो तो आप λ1 की बात करोगे, ठीक है, λ1 λ2 और λ3 की बात करेंगे। तो गाइज यहां पर देखिए आप C2B λ1, ठीक है, C2B λ1, B2A λ2, C2A λ3, समझ में आ गया, ठीक है। C2B λ1, B2A λ2, एनर्जी लेवल का आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला ये भी होता है, डेल्टा E बराबर होता है Hc/λ1 लैम्डा। डेल्टा E बोले तो जो आपके E2 माइनस E1 रहेगा, EC माइनस EB जो भी है, ठीक है। अब ये तीसरी वाली हो गई EC माइनस EA Hc/λ3। गाइस ध्यान से सुनिए, यहां पर कौन है, EB किसका है, पॉजिटिव का, यहां पर EB किसका है, माइनस का। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो EB से EB कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, EC माइनस EA जो ऑलरेडी यहां पर रखा हुआ है। तो इन तीनों में एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कर दे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें सामने मिलता है EC माइनस EA सॉल्व करने के बाद EC माइनस EA की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से लगा देंगे Hc/λ3। Hc कॉमन करने के बाद में इन दोनों में आपके Hc से Hc कैंसिल हो जाएगा, 1/λ1 प्लस 1/λ2 बराबर 1/λ3 आ जाएगा, सिंपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशन आ गया, कठिन नहीं है अगर आप करें तो। यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल का यूज करिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी निकालनी है nth ऑर्बिट के लिए, कोई बात नहीं निकाली, नॉर्मल है यार, ये तो डेरिवेशन है ना वेलोसिटी का, रेडियस का, एनर्जी का। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, ये भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करेगा।
इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगी जिसको हम लोग आर एन बोलेंगे या रेडियस भी बोल सकते हैं, ये हमें निकालनी है, ये भी निकाल लेते हैं और बी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज होता है हमारे पास जेड प्लस में, ये न्यूक्लियस का चार्ज होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब ये कंडीशंस पैदा होती है तो यहाँ पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर ये भी चार्ज है पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, तो स्टैटिक होंगे या कहीं भी घूम रहे, रेडियस तो चेंज होने वाली नहीं है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे घूम रहे होंगे एक दूसरे के साथ। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा और एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर काम कर रहा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमने आपको बता दिया है, बी नो दैट करके, बिकॉज वी आर वेरी इंटेलिजेंट। अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पुट कर लिया, एम बी स्क्वायर अपॉन आर एन होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। एक आर एन से एक आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है, हो गया। अब हमें एक चीज और पता है क्या, अगर हम यहां पर इस वाली इक्वेशन में अगर मैं क्या करूं, इस आर एन को इधर ट्रांसफर कर दूं तो इस तरीके से हम लिखा जा सकता है इसको। आगे आगे समझ में, इक्वेशन नंबर 1 लगा देंगे इसको। अब इसका एक मोमेंटम और होता है, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको। L बराबर एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का। और एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई में आप देख रहे हो यहां पर एम बी स्क्वायर आर एन है, इक्वेशन 1 हो गया। इसमें एम बी आर एन है बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर एन से आर एन कैंसिल हो जाएगा, बी एन से बी एन कैंसिल होगा, एक बी एन बचेगा, वही तो निकालना है। हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे हमने देखो इसको कट्टा पीटा कर दिया, जो भी हम कर सकते थे। कटने के बाद में वी एन की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। यहाँ पे जो वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है वो है एटॉमिक नंबर और है ऑर्बिट नंबर, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट रहती हैं। मैंने जो चेंज हो सकती है उनको बाहर कर लिया, कांस्टेंट को अंदर कर लिया। इसकी पर्टिकुलर एक बार एक वैल्यू निकाल के देख लो कितनी आ रही है, वो मैं बता दे रहा हूँ। 2.18 इंटू 10⁶ इसको सॉल्व करके आता है, इसकी जगह लगाइए फॉर्मूला पाइए, ये नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा बी एन बराबर में 2.18 इंटू 10⁻, कितना 6, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इन और इंटू में जेड अपॉन एन। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with the electron orbiting in the second and third excited state of hydrogen atom 1920। समझ रहे होगे, एक्सप्रेशन निकालना है आपको, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो गाइज आर एन का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आर एन का फॉर्मूला आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है और इसकी वैल्यू 52.9 नैनोमीटर या फिर 0.53 इंटू एंगस्ट्रॉम होता है, या इंटू 10⁻⁻10 मीटर भी होती है। हाइड्रोजन एटम है इसलिए जेड बराबर 1 हो जाएगा। तो एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप निकाल लीजिए R3 की वैल्यू, एक बार निकाल लीजिए R4 की वैल्यू, थर्ड और फोर्थ के लिए पूछा है तो आपने निकाल लिया। R0 को ऐसे रहने दीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। अब हमें एक रिलेशन और पता है, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द आर एन और लेमडा में, रेडियस में और लेमडा में हमें एक अंतर पता है या रिलेशन पता है, 2 पाई आर एन बराबर होता है एन लेमडा एन, या लेमडा एन बराबर होता है 2 पाई आर एन अपॉन एन। बेटा अगर जिसको ये फॉर्मूला ये याद नहीं है तो वो याद कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले पे एक सवाल आना तय है। अब हमने क्या करा, आर एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, एक बार 3 के केस में एक बार 4 के केस में। आर एन की जगह पे R3 पुट करिए, लेमडा एन की जगह पे लेमडा 3 पुट करिए। जब एक केस 1 हो जाएगा आपका 3 वाला, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी आपके पास जिसको आपने इक्वेशन मान लेंगे 3। हो गया, सॉल्व हो गया। R3 की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली हुई है, लेमडा 3 को एज इट इज रहने दीजिए, चेंज मत करिए। नेक्स्ट फोर्थ वाले यानी कि सेकंड केस के लिए करेंगे 2 पाई R4 बराबर 4 लेमडा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो वैल्यू R4 की हमने ऊपर निकाली है उसको पुट करने के बाद में इक्वेशन नाम दे देंगे 4। अब आप थर्ड 4 को डिवाइड करिए तो आपके लेमडास में रिलेशन आ जाएंगे। तो 3 4 को डिवाइड करने पे 2 पाई R0 कट जाएगा, ये सब 9/16 कट गया, 3/4 आ गया, और ये भी कट गया। लेमडा 3 अपॉन लेमडा 4 की जो वैल्यू आई है वो 3/4 आ गई सॉल्व होने के बाद, ये रेशियो हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक्स इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा कह रहा है इन विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिस लाइन शेल फॉल, किस में रेंज में आता है ये।
ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको तुम्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, फिर आप कर सकते हैं। देखिए, टू एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन सेपरेटेड बाई, तो 2.55 है। टू एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो E1 माइनस E2, राइट, या E2 माइनस E1, वट एवर, जहां पे आप लास्ट वाली ऑर्बिट से देखेंगे। तो डेल्टा E की वैल्यू आपको गिवन है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब EX है EY है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है डेल्टा E। इसका एक फॉर्मूला भी होता है डेल्टा E का, SC अपॉन लेमडा होता है। लेमडा हमें निकालना है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा HC अपॉन डेल्टा E। H की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, पुट करिए। C की वैल्यू 3 × 10⁸, डेल्टा E की वैल्यू गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कर लीजिए, सॉरी इसको आप उसमें कर लीजिए, किसमें, बिल्कुल जूल में कर लीजिए, जिससे आपके आंसर आपका जो आए वो मीटर में आए। तो मीटर में आ चुका है 4.867 × 10⁻⁷ मीटर, जिसको हम एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 4867 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो रेंज है 4867 की, वो विजिबल रीजन में आती है। विजिबल रीजन में जो वेव्स आती हैं वो उसका ये लैम्डा हो जाएगा। दिस स्पेक्ट्रल लाइंस फॉल इन द विजिबल रीजन, हेंस इट इज अ मेंबर ऑफ द बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज से बिलोंग करती है, सेकंड का आंसर है ये, बाल्मर सीरीज में। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट रेडियस 1.5 × 10⁻11 मीटर with orbital speed 30 km/s. Find the quantum number that characteristics its revolution using the Bohr model. In this case mass of earth दे रखा है आपको। अर्थ जो घूम रही है वो सन के चारों तरफ ऐसे से चक्कर काट रही है। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है आपको 30 km/s की, रेडियस भी गिवन है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, mvr बराबर nh/2π। इफ एन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन देन एंगुलर मोमेंटम mvr विच इज इक्वल टू द nh/2π, द गैप बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो इसमें लगाने के बाद में जो n होता है इसी को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। तो n की वैल्यू निकालिए, mvr × 2π/h हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में फिगर मैंने आपको दिखाया, ये अर्थ है, ये सन है, रेडियस है ना, सन हो गया, 30 km/s की रफ्तार से घूम रहा है। तो m की वैल्यू पुट कर दी हमने, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, और हमने 2 ये वाला पुट किया है। पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट करेंगे, ये हमने कर दी है, ये रहा 22 और ये रहा 7 आपका। ठीक है, और b की वैल्यू आपकी दे रखी है, आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 30 × 10⁻3, 30 किलोमीटर है ना, इसलिए 10⁻3। r की वैल्यू 1.5 × 10⁻11, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा n की वैल्यू 2.567 × 10⁻74। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। 2019 में पूछा गया, ऑर्बिटल पीरियड पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है ऑर्बिट में, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कैपिटल टी होता है, जो कोई पूरा चक्कर लगा रहा है। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे रुक जाता तो स्मॉल टी हो जाता। टी बराबर फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस, देखो जिस पे वो घूम रहा है, सर्कल जैसा है ना, अपॉन वी वेलोसिटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला है ना, टी बराबर 2πr/b। अब कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है पता नहीं, तो हमने उसको एन ऑर्बिट मान लिया, तो इसलिए 2πrn/bn हो गया फॉर्मूला। आर की वैल्यू हमें पता है ये होती है, एन की वैल्यू हमें पता है क्या, बताओ कौन सी ऑर्बिट पूछ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड, तो एन बराबर 2 हो जाएगा। तो इसमें n की वैल्यू 2 पुट करिए, यहाँ पर 2 पुट करिए, और हाइड्रोजन एटम है इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू r0 की कितनी आ जाएगी, 0.53 पुट करिए। तो b2 की वैल्यू हमारे पास लगभग 1.09 × 10⁻6 हो जाएगी, r0 की वैल्यू गिवन है, पुट कर दिया आपने, मीटर/सेकंड में आंसर आ गया आपका b2 की वैल्यू। नाउ r2, ठीक है, r2 बराबर हमने लगाया, ये आ गया हमारे पास, ये r2 की वैल्यू हो गई, b2 हमारा दे रखा था, हमने b2 निकाल दिया। ठीक है, R2 की वैल्यू हो गई। अब ये B2 और R2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए, ये वाली जगह पे। ठीक है, ये मैंने कैसे लगाया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक B का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, B0 × में Z/n, और B0 की वैल्यू मैंने बताई थी 2.18 × 10⁻6, उससे लगाया। Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट के लिए, B हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। Rn का फॉर्मूला R0 n² होता है, n की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे निकाल के दिखाई है मैंने आपको। R0 की वैल्यू 0.53 रखेंगे, और n की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। 10 की पावर -10 इसलिए लगाया क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, उसको मीटर में कर लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू उठा के टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में पुट करिए, तो पुट करने में सब जो भी सॉल्व होगा वो आएगा 1.22 × 10⁻15, ठीक है, सेकेंड्स। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालना है आपको। एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लैम्डा बराबर में h/mv, ये तब होता है जब वेलोसिटी का केस होता है गाइस, याद रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं वो नोट कर लो। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तब है जब वेलोसिटी की बात करेगा,
और एक और फॉर्मूला है इसका, एन लेमडा बराबर में 2 पाई आर एन। ये तब फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जब आपको रेडियस गिवन होता है। दोनों याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेमडा निकालिए, इसलिए हमने 2 पाई आर एन अपॉन एन, तो सारी वैल्यूज पुट करी हमने। पुट करने के बाद में हमारे पास आंसर आएगा 3.14 एंगस्ट्रॉम। खत्म। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी कोई वीडियो आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है न्यूक्लियाई। ओके, तो मिलते हैं, उसके बाद आएगा सेमीकंडक्टर पे। तो आपके ये जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे लास्ट से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस नाइट।